इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो बताएंगे नॉर्मल इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि रिलैक्स? डायफ्राम का शेप कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम कौन से एक्सिस पे बढ़ा? एंटेरो पोस्टीरियर। और नॉर्मल इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। रिब केज किधर की तरफ गया? बाहर की तरफ। रिब केज के बाहर जाने की वजह से वॉल्यूम कौन से एक्सिस में बढ़ा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। जब हमें फोर्सफुल एक्सेलेशन करना था तो इसके लिए हमारे पास दो एडिशनल मसल थी। कौन कौन सी? इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल। तो ये एडिशनल मसल थी जो कि यहां काम आई। अब अपने को बात करनी थी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में कि लंग्स से रिलेटेड वॉल्यूम और कैपेसिटीज कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर मैं एनसीईआरटी से इसे डायरेक्टली अगर पढ़ता हूं तो खूब लंबा चौड़ा सा जो है एनसीईआरटी ने डायरेक्टली सारी डेफिनेशन डेफिनेशन दे रखी है, तो उनको अपने को याद करना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज को अपने को याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखते हैं कि हम उससे याद करने से कैसे बच सकते हैं। तो फिलहाल अभी देखें, अपन बेटा कुछ ऐसा मान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमें करना है इसके लिए जो एपरेटस काम में आता है उसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर। और इसके बाद जो इसकी रिपोर्ट बनेगी उसको आप कहेंगे स्पाइरोग्राम। तो स्पाइरोमीट्री होती क्या है? एक ऑक्सीजन जैसा मास्क होगा, ठीक जैसे ऑक्सीजन मास्क होता है। ये जो ऑक्सीजन मास्क है ये एक फ्लो मीटर से कनेक्टेड है। फ्लो मीटर यानी कि मेजर करेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आया, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर गया। फिर आपको कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, यानी कि आप नॉर्मली सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, जोर से सांस अंदर लेनी है, जोर से बाहर छोड़नी है, कैसे कैसे अभी बात करेंगे। तो जब भी आप एयर इनहेल या एक्सहेल करेंगे तो फ्लो मीटर उस चीज को मेजर करेगा। और मेजर करने के बाद जो फ्लो मीटर है वो उसे क्या करेगा? ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा। जो ग्राफ बनेगा उसको हम बोलेंगे स्पाइरोग्राम। यानी कि अलग अलग कंडीशन में आपने कितनी एयर इनहेल की, एक्सहेल की, उसको मेजर करने के लिए आपके पास जो एपरेटस है उसका नाम क्या है? स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीट्री कैसे काम करती है देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये पूरा जो मेरा बोर्ड है ना, ये बोर्ड मेरा स्पाइरोग्राम है। और इसमें सबसे पहले मुझे अलग अलग लाइनें इसके अंदर बनानी है। तो देखिए, यहां मैंने कहा कि जितना हम नीचे आएंगे लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम उतना कम, और हम जितना ऊपर गए लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम उतना ही ज्यादा। तो सबसे पहले मैंने यहां बेटा एक लाइन खींची, और ये जो लाइन है ये मेरे केस में मान मान लेता हूं कि रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल एक्सेलेशन को। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बेटा नॉर्मल एक्सेलेशन। यानी कि अगर मैं नॉर्मली एक्सेल करूं तो नॉर्मली एक्सेल करने के बाद मेरे लंग्स में इतनी एयर रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मली एक्सेल करने के बाद लंग्स में कितनी एयर रह जा रही है वो ये है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि इनहेल किया। जब मैं इनहेल करूंगा तो बाहर से मैं एयर अपने लंग्स में भर रहा हूं ना। जब मैं एयर अपने लंग्स के अंदर भरूंगा तो इसका मतलब हुआ कि अब जो अगली लाइन है वो पहले वाली लाइन से कहां आनी चाहिए बच्चे? ऊपर। क्योंकि यहां पे लंग्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमने कहा कि ये दूसरी जो लाइन है ये लाइन हो गई हमारी नॉर्मल इनहेलेशन की। तो नॉर्मल इनहेलेशन पे हमारे लंग्स के अंदर जो एयर है वो अमाउंट इतना है। अब इसके बाद अगर मैं फोर्सफुल इनहेलेशन करता हूं, यानी कि अपन ने क्या किया? पहले नॉर्मली सांस अंदर ली, फिर हमने जोर से सांस अंदर ली। जब जोर से सांस अंदर लेंगे तो कुछ और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आया। जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आया तो अब उसके बाद हमारे लंग्स पूरे भर गए। जब लंग्स पूरे भर गए तो अपन ने कहा कि ये जो लाइन है ये लाइन आपकी यहां पर आई। तो आपने कहा कि जब लंग्स पूरे भर गए तो वो जो लाइन थी ये लाइन अपन लेट से यहां पे आती है। तो ये लाइन बच्चे हमारे अंदर रिप्रेजेंट कर रही है फोर्सफुल इनहेलेशन को। तो फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर
इतना वॉल्यूम ऑफ एयर मौजूद है। तो अपन ने कहा फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद ये हुआ। अब यहां नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद क्या हम फोर्सफुल एक्सेलेशन कर सकते हैं? जब फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या हो जाएगा? कम। वॉल्यूम ऑफ एयर कम होगा तो इसका मतलब हुआ कि अगली जो लाइन है, ये लाइन इसके कहां आनी चाहिए बेटा? नीचे। तो अपन ने कहा कि ये जो लाइन है ये इसके नीचे आती है और ये लाइन हमारी हो जाती है बच्चे फोर्सफुल एक्सेलेशन की। क्या हम फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद अपने लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम जीरो कर देंगे? नहीं। जब अगर एयर का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि अब यहां पे नीचे मुझे एक लाइन और खींचनी चाहिए, जो लाइन ये बताए कि भाई यहां पे एयर का वॉल्यूम लंग्स में कितना हो गया? जीरो। तो अपन मान लेते हैं कि ये लाइन है जहां पे लंग्स में एयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हमने कहा कि यहां पे आकर के वॉल्यूम क्या हुआ? जीरो। तो पहले ये 5 लाइन अपन ने कैसे खींची, बात समझ में आई? एक और तरीके से इसी चीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगला मेरे पास रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि मैंने यहां पर कहा कि हमारे लंग्स में सबसे पहले अपन ने कहा कि इतनी एयर मौजूद है जब हम नॉर्मली जब हम नॉर्मली एक्सेल कर देते हैं, ठीक? तो नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर इतनी एयर है, ठीक? तो अपन ने कहा कि नॉर्मली एक्सेल करने के बाद इतनी एयर है, तो ये वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है बेटा नॉर्मल एक्सेलेशन को। भाई कुछ ऐसे मान लो कि अपन ने क्या किया, लंग्स का एक सेक्शन काट रखा है। अब क्या किया, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद अगर मैं बच्चे करूंगा फोर्सफुल सॉरी नॉर्मल इनहेलेशन, तो नॉर्मल इनहेलेशन की जो लाइन है वो नॉर्मल इनहेलेशन की लाइन इसके बाहर ही आएगी ना। नॉर्मल इनहेलेशन की जो लाइन है ये लाइन कहां आएगी? इसके बाहर। तो एक मिनट रुकेंगे। नहीं बना, एक सिलेक्ट करके भी ये नहीं मूव कर रहा है। चलो अब आया। हम्म, तो देखो ये अपन ने कहा कि पहला जो सर्किल था वो रिप्रेजेंट कर रहा था नॉर्मल एक्सेलेशन को। फिर हमने कहा कि ये दूसरा जो सर्किल है ये हमारे अंदर बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल इनहेलेशन। तो इसने रिप्रेजेंट कर दिया कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद हमारे लंग्स में एयर का वॉल्यूम इतना है। अब हम और क्या कर सकते हैं? तो हम साहब फोर्सफुल इनहेलेशन कर सकते हैं। जब फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे तो फोर्सफुल इनहेलेशन करने पर हमारे लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ेगा। और जब एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब ये सर्किल यहां आ गया। तो अपन ने कहा कि ये वाला जो सर्किल है ये आपके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्सफुल इनहेलेशन है। तो फोर्सफुल इनहेलेशन को इस सर्किल ने रिप्रेजेंट किया। अब इसके बाद हम नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद क्या कर सकते थे बेटा? तो अपन कर सकते थे फोर्सफुल एक्सेलेशन। और फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे तो क्या होगा कि लंग्स में एयर का वॉल्यूम और ज्यादा कम होने वाला है। तो लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम और ज्यादा कम हो जाएगा। जब लंग्स में अगर एयर का वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब हुआ कि लंग्स में एयर का वॉल्यूम यहां आ गया। पर क्या ये वॉल्यूम जीरो आया? नहीं, ये वॉल्यूम जीरो नहीं आता। तो अपन ने कहा कि ये हो गया फोर्सफुल एक्सेलेशन।
अब मुझे बताओ ज्यादा बेहतर अपने को लाइन वाला तरीका लग रहा है कि ये लाइन वाला ना? चलो, पर साथ में इसको भी समझते जाएंगे कि दोनों में से अपने को जैसे भी याद करना हो या जैसे अपने को समझ में आ जाए। तो अब ध्यान दें, कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं उस पे जरा आते हैं। सबसे पहले देखो, जब मैं नॉर्मली बच्चे एक्सहेल करूंगा, नॉर्मल एक्सहेल करूं, जब मैंने नॉर्मली एक्सहेल किया तो मैं यहां से यहां आया ना? देखिएगा, नॉर्मल एक्सहेलेशन से पहले आपने नॉर्मल इनहेलेशन किया था, तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जब आप नॉर्मल एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो आप लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 3 की तरफ आए। फिर उसके बाद आपने नॉर्मली इनहेल किया, लंग्स में एयर का वॉल्यूम बढ़ा, एयर का वॉल्यूम बढ़ा तो अपन क्या हुआ, लाइन नंबर 3 से कहां चले गए, लाइन नंबर 2 की तरफ गए। जब हम लाइन नंबर 2 और 3 के बीच में चल रहे हैं तो यहां जो है इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो देखो, मुझे कुछ नहीं याद करना, मुझसे जब भी कहा जाएगा कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, तो मैं सिंपली इस ग्राफ से कह सकता हूं कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद नॉर्मल एक्सेलेशन में ऊपर से नीचे आए तो एयर बाहर, तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद नॉर्मल एक्सेलेशन में लंग से जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाए उसे क्या कहा जाएगा, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और ये जो टाइडल वॉल्यूम है इसकी वैल्यू होती है बेटा 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। अब इस चीज को अगर आप यहां देखें कि टाइडल वॉल्यूम कहां है, तो आप कहेंगे कि यहां पर नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्स नॉर्मल इनहेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल हुआ उसको आपने क्या कहा बेटा, टाइडल वॉल्यूम नाम दे दिया। अब टाइडल वॉल्यूम को आप देखिए, यहां जो टाइडल वॉल्यूम वर्ड है वो टाइड शब्द से आया है। और टाइड क्या होता है जानते हो, टाइड क्या होता है, कपड़े धोने का साबुन, है ना? सी में लो टाइड और हाई टाइड आता है, हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक? फुल मून के टाइम पे क्या होता है, सी लेवल बढ़ता है फिर वापस से कम होता है। तो ऐसे ही यहां पे अगर हम अपने लंग्स को सी मान लें, तो जब इनहेलेशन हुआ तो लंग्स में क्या हुआ, हवा के मामले में हाई टाइड आया, एक्सेलेशन हुआ, लो टाइड आया। और ये काम रेगुलरली हो रहा है। तो हाई टाइड का मतलब क्या हुआ, इनहेलेशन, लो टाइड मतलब क्या हुआ, एक्सेलेशन। तो हमने कहा कि नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सेलेशन के दौरान हमारे लंग से जितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आता है या बाहर जाता है उसको अपन नाम क्या देते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम को मैंने डिफाइन किया कि जब अगर आप नॉर्मल इनहेलेशन करें और दूसरी तरफ आप नॉर्मल एक्सेलेशन करें, इन दोनों के बीच जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ, नॉर्मली अपन ने सांस अंदर ली सांस बाहर छोड़ी तो उसको अपन ने क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम कह दिया। अब ये टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। यानी कि हर बार हम 500 ml ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं और इतनी ही एयर हम क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो इसी चीज को अपन ने कहा टाइडल वॉल्यूम। अब ये जो टाइडल वॉल्यूम है इसके साथ में आप बच्चे देखें कि अगर हम अपने अंदर देखते हैं ब्रीदिंग रेट, तो हमारी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, तो एनसीईआरटी लिखती है कि वैल्यू है 12 से 16 पर मिनट। कितनी है बेटा, 12 से 16 पर मिनट होती है। अगर मैं टाइडल वॉल्यूम को ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिलेगा, मिनट वॉल्यूम। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, मिनट वॉल्यूम मिलेगा। अब ये जो मिनट वॉल्यूम हमें यहां पर मिला, ये मिनट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 ml को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 12 से 16 से। अगर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 6000 से लेकर के 8000 ml पर मिनट। ये तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको हमने इनहेल या एक्सहेल किया है पर मिनट में, ठीक? तो इसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम अपन ने कहा। पर ध्यान देंगे, आपने जितना टोटल इनहेल या एक्सहेल किया वो कितना था, 6000 से लेकर के 8000, ठीक? अब हमने कहा कि क्या
ये पूरा जो 500 ml इनहेल किया, ये गैसियस एक्सचेंज में काम आएगा? तो नहीं, क्योंकि हमने कहा है कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो पार्ट हैं। ऊपर का पार्ट कंडक्शन पार्ट कहा गया, जबकि नीचे के पार्ट को क्या बोला? एक्सचेंज पार्ट। तो ऊपर की तरफ कंडक्शन पार्ट, नीचे वाला एक्सचेंज पार्ट। जो एक्सचेंज पार्ट में एयर है, केवल वही एयर गैसियस एक्सचेंज में काम आती है, कंडक्शन पार्ट वाली एयर काम नहीं आती है। तो आपने कहा कि हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पार्ट कितने? दो। कौन कौन सा? पहला पार्ट जिसे क्या कहा गया? कंडक्शन पार्ट। दूसरा जिसको अपन ने क्या कहा? एक्सचेंज पार्ट। यहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप एयर कितनी लेकर के गए? 500 ml। कितनी लेकर के गए? 500 ml। इसमें से कंडक्शन पार्ट के अंदर रह जाती है 150 ml। कितनी रह गई? 150। एक्सचेंज पार्ट के पास पहुंची 350 ml। कितनी गई? 350। ये जो 350 ml यहां पर पहुंची, इस 350 ml को बच्चे हम बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। इसको क्या कहा जाता है? एल्वियोलर वेंटिलेशन। क्योंकि ध्यान देंगे, जो भी आपका एक्सचेंज पार्ट है, उसके अंदर मेन स्ट्रक्चर क्या है? एल्वियोलाई। तो क्या ये 500 ml एयर एल्वियोलाई पहुंचती है? नहीं। एल्वियोलाई कितनी पहुंचती है? 350। ये जो 500 है, इस 500 को हम नाम देते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसको क्या बोला जाता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्योंकि पल्मोनरी मतलब क्या हुआ? लंग्स। तो लंग्स के पास एयर कितनी गई? 500। वहीं पर अपन ने कहा कि एल्वियोलाई के पास कितनी पहुंची? 350। क्या पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वियोलर वेंटिलेशन सेम होता है? नहीं। क्या पूरा टाइडल वॉल्यूम गैसियस एक्सचेंज में काम आता है? नहीं। टाइडल वॉल्यूम का वो हिस्सा जो गैसियस एक्सचेंज में काम नहीं आता है, इसे कहा जाता है बच्चे एनाटॉमिकल डेड स्पेस। क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहा जाएगा। तो ये हुआ एनाटॉमिकल डेड स्पेस। यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ एयर आपके अंदर डेड है, यानी कि ये आपके काम नहीं आता है, पर ये अरेंजमेंट आपकी एनाटॉमी में है, इसीलिए आपने इसे कहा है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अब समझना, आपसे आपके घर पे यूजुअली कहा जाता है कि आप जब भी सांस लें तो गहरी सांस लें, ठीक? अपने से कहा जाता है कि जो ब्रीदिंग करनी है ना, डीप ब्रीदिंग करें, ठीक? ज्यादा जल्दी जल्दी और ज्यादा बार सांस नहीं लेनी चाहिए, वो गलत होता है। कारण समझना, एक पर्सन है जिसका नाम ए, वो एक बार में मान लेता हूं 600 ml एयर ब्रीथ करता है। दूसरा पर्सन बी, जो कि जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करता है, वो मान लेते हैं एक बार में 400 ml ब्रीथ कर रहा है। जो 600 ml ब्रीथ करेगा, उसके केस में क्या होगा कि यहां तो 150 रहने वाली है ना। जो 600 ब्रीथ करेगा, उसके केस में यहां कितनी रहेगी? 150। तो यहां कितनी पहुंची? 450। जिसने 400 ब्रीथ किया, उसके केस में 150 यहां, ये तो फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। तो 150 यहां रह गई। तो यहां कितनी पहुंची? 250। यानी कि 600 वाले के केस में गैसियस एक्सचेंज में कितनी काम आ गई? 450। जबकि 400 वाले के केस में गैसियस एक्सचेंज में कितनी काम आई? 250। तो ज्यादा बेहतर सिचुएशन क्या है कि सांस बार बार ली जाए या गहरी? गहरी, यानी कि डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग से आपके एल्वियोलाई के पास एयर पहुंचेगी ज्यादा, और जितनी ज्यादा एयर पहुंचेगी, ब्लड का ऑक्सीजनेशन उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो अपने को इतनी बात समझ में आई? अब देखें, अब हम यहां बात करते हैं कि ये तो हो गया साहब कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। और ध्यान रखें कि नॉर्मली हम पूरे दिन इसी के बीच में चल रहे होते हैं। पूरे दिन अपन इसी के बीच में काम लेते हैं। अब क्या होगा कि कभी कभी हमारी फिजिकल वर्कआउट हमारा बढ़ेगा, और फिजिकल वर्कआउट अगर बढ़ा, तो इसका मतलब है कि मसल्स ने काम किया। जब अगर मसल्स ने काम किया, तो मसल की ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ी, मसल से CO2 प्रोडक्शन भी बढ़ा। जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ी, CO2 प्रोडक्शन बढ़ा, तो उसके लिए जरूरी है कि मसल के पास ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे और ज्यादा CO2 को निकाल के बाहर लाया जाए। तो हमें थोड़े टाइम के लिए अपने अंदर ब्रीदिंग को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जब अगर ब्रीदिंग को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम बच्चे तभी तो बढ़ा पाएंगे
जब हमारे पास कुछ एक रिजर्व मौजूद हो। हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारे पास कुछ रिजर्व मौजूद हो, यानी कि हमारी बॉडी एक रिजर्व मेंटेन करके रखती है। अब वो रिजर्व कौन सा है, तो उसे देखिए। नॉर्मल इनहेलेशन के बाद क्या आप फोर्सफुल इनहेलेशन कर सकते हैं? नॉर्मल इनहेलेशन के बाद क्या हम फोर्सफुल इनहेलेशन कर सकते हैं? यस। तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया जाता है, इसको बोलते हैं आईआरवी। क्या कहा जाता है? आईआरवी। पूरा नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझिएगा रिजर्व क्यों कहा जाता है। तो क्या नॉर्मली आप इसका प्रयोग करते हैं? नहीं, नॉर्मली इसे यूज नहीं किया जाता है। ये आपके पास रिजर्व है जिसको आप यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली यूज किया नहीं जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आपकी बाइक की पेट्रोल टैंक में जो नॉब होती है ना, वो एक तो होता है ऑफ, एक होता है मेन, और एक होता है उसमें रिजर्व। कायदे से कहा यह जाता है कि आपकी जो बाइक है उसकी पेट्रोल टैंक की जो नॉब है वो मेन की तरफ होनी चाहिए। भाई मेंस में जितना पेट्रोल है उसको आप अपने जो है बाइक चलाने में यूज करो। रिजर्व इसलिए होता है कि अगर मान लो मेन में खत्म हुआ तो इतना पेट्रोल तो बचा रहे कि बाइक चल के पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। ये बात अलग है कि आपकी एज पे बाइक स्कूटी में तो खैर होता ही नहीं है वो नॉब। बाकी बाइक ज्यादातर चलती रिजर्व में ही है, होता है कि नहीं? मेन में चलाने का तो रिवाज होता ही नहीं है, वो तो फालतू ही काम है। तो जनरली क्या होता है, रिजर्व में चल रही थी। पर रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व आपको एक एडिशनल वॉल्यूम दिया गया है जिसको आपको नॉर्मली यूटिलाइज नहीं करना है, पर जब आप चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको आपने क्या कहा? आईआरबी कहा। तो एक बार नॉर्मल इनहेलेशन करो, फिर फोर्सफुल इनहेलेशन करो, एक्सेलेशन कर दो, फिर से नॉर्मल इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, फिर से एक्सेल करें। जब आपने एक्सेल करने के बाद नॉर्मल इनहेलेशन लिया किया, तो उस टाइम पर कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर गया? कौन अंदर गया? कौन गया? जब नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन किया, तो अब कौन अंदर गया? कौन गया अंदर? आईआरबी, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर जाता है। ये जो आईआरबी है, इसकी वैल्यू बेटा 2500 से लेकर के 3000 ml होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2500 से लेकर के 3000 ml इसकी वैल्यू है। तो अब आप देखो, टाइडल वॉल्यूम के बाद आपके पास दूसरा जो आया, इसको आपने कहा कि यह है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे क्या कहा गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा गया। और ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यह आपने कहा कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जब अगर आप फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं, तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाएगा। और मुझे बताओ, क्या ये आईआरबी को हम कुछ ऐसे मिनट वगैरह में नाप सकते हैं क्या? आईआरबी को क्या मिनट वगैरह में नाप सकते हैं? क्या हम आईआरबी को ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली काम आता ही नहीं है। जब अगर ये रेगुलरली काम नहीं आता, तो आप इसे कभी भी ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसे पर मिनट में मेजर नहीं करेंगे। सिंपली इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? तो अपन ने कहा कि वैल्यू होती है 2.5 से लेकर के 3 लीटर के बीच में। वैल्यू किसकी है बेटा? यहां पर आईआरबी यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है। अब देखिए, आईआरबी कहां था? तो यहां इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जब आप यहां से इधर की तरफ आए, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? आईआरबी है, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। यानी नॉर्मली क्या हो रहा था, आपके लंग्स बस यहां से यहां आते थे, फिर यहां आए, फिर यहां। इसके केस में क्या हुआ? यहां आने के बाद अब आपने और जोर से सांस ली तो लंग्स और ज्यादा बढ़े साइज में, तो लंग्स का साइज यहां आ गया। इसको आपने क्या बोल दिया? आईआरबी, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा है। अब यहां आईआरबी के बाद देखिए, जैसे आईआरबी है, वैसे ही बच्चे
जब अगर आप नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद चाहें तो फोर्सफुल एक्सेलेशन कर सकते हैं कि नहीं? अगर हम चाहें तो नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेशन कर सकते हैं। यानी कि यहां भी हमारे पास एक रिजर्व रखा गया है जिसको हम नॉर्मली यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये यूटिलाइज केवल तब होता है जब बाबा रामदेव कपालभाति कराते हैं। होता है कि नहीं? मान लो अगर आप अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे, सामने टीवी चल रहा है, तुम कार्टून करेक्टर देख रहे थे, मान लो डोरेमोन, शिनचैन, जो कुछ। अब बाबा आए, बाबा ने आके क्या है कि आस्था चैनल लगा दिया, उसपे बाबा रामदेव आ रहे थे। अब बाबा रामदेव ने कहा कि चलो कपालभाति करते हैं, तो बाबा ने तुमसे कहा चलो कपालभाति करते हैं, ठीक। तो अब उसमें क्या होगा कि जब आप फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाएगा एडिशनल, उसको हमने कहा कि ये हमारे पास क्या था, रिजर्व था, जिसको हम नॉर्मली यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, पर हम चाहे तो एक्सेल कर सकते हैं। और इसे कहा जाता है बच्चे ईआरबी, यानी कि पूरा नाम बोलेंगे इसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 1000 से लेकर के 1100 ml। कितनी होती है? 1000 से लेकर के 1100 ml। वैल्यू किसकी है बेटा? ईआरबी की वैल्यू है। अब देखिए, आईआरबी के बाद फिर आपने कहा कि अगला कौन आ जाता है? ईआरबी, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो नेक्स्ट वन इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? तो आपने कहा कि नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद अगर हम कर दें फोर्सफुल एक्सेलेशन, तो फोर्सफुल एक्सेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाएगा, इसका मतलब है नॉर्मल एक्सेलेशन करके हम यहां आ गए थे। इसके बाद अगर हम करते हैं यहां के बाद बेटा फोर्सफुल एक्सेलेशन, तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाएगा, यानी कि लंग्स जितने छोटे हो जाएंगे, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर यहां बाहर गया, इसको आपने क्या बोल दिया? ईआरबी कहा। ये क्या कहा गया? ईआरबी अपन ने से नाम दिया कि ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पर अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आते आते आप फोर्सफुल एक्सेलेशन कर चुके थे। क्या फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद लंग्स का वॉल्यूम जीरो हो गया? नहीं, अभी भी लंग्स का वॉल्यूम जीरो नहीं हुआ, यानी कि लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर अभी भी मौजूद है। अब अगर लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर अभी भी प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहा जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाएगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हुआ? तो आपने कहा कि रेजिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि हमारे लंग्स के अंदर रह जाता है, किसके बाद? फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद। यानी कि हमने कहा इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन, क्या आपके लंग्स में एयर का वॉल्यूम जीरो होता है? नहीं, हमारे लंग्स में एयर का वॉल्यूम जीरो नहीं होता। फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम नाम देंगे। तो हमने कहा कि अगली जो वैल्यू यहां आती है, इसको आपने कहा बच्चे रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि आरबी कहा। और ये जो आरबी है, ये हो गया आपका 1100 से लेकर के 1200 ml इसकी वैल्यू होती है। तो वैल्यू कितनी है? 1100 से लेकर के 1200 ml वैल्यू होती है रेजिडुअल वॉल्यूम की। अब यहां एक बार पहले एनसीईआरटी से ये चारों वॉल्यूम एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ के देखो, खुद से एक बार पढ़ो। हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर बढ़ेंगे कैपेसिटी पे। आईआरबी निकाला नहीं, अपन ने कहा आईआरबी हम चाहे तो एडिशनली इनहेल कर सकते हैं। अभी हमने कहा स्पाइरोमीटर से फ्लोमीटर जुड़ा है। पर मिनट नहीं, ये जो पर मिनट निकाला था वो तो केवल टाइडल वॉल्यूम निकाला ना। आईआरबी क्या होगा? अब आपसे कहा जाएगा कि बेटा जोर से सांस लो,
आप जोर से सांस लेंगे, फ्लोमीटर देखेगा कि भाई कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर गया, जो अमाउंट ऑफ एयर अंदर गया उसी को तो कहा जाएगा आईआरबी। नॉर्मल की बात, यानी कि आपने नॉर्मली इनहेल किया, फिर आपको बोला जाएगा कि अब फोर्सिबली इनहेल करो। चलो अब एक बार इसे एनसीईआरटी से पढ़ा, ठीक। अब एक बार फिर से समझते हैं इसे कि कहानी है क्या। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद नॉर्मल एक्सेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर गया वो क्या कहा गया, टाइडल वॉल्यूम। या नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद नॉर्मल इनहेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आया उसको आपने क्या कहा, टाइडल वॉल्यूम। बोलो वैल्यू कितनी है, 500 ml। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें ब्रीदिंग रेट से तो क्या मिलेगा, मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम कितना होता है, 6000 से 8000 ml मिनट वॉल्यूम की वैल्यू है। फिर आपने अगला कहा, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद अगर हम चाहे तो फोर्सफुल इनहेलेशन कर सकते हैं। जब हमने किया फोर्सफुल इनहेलेशन तो जितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर गया उसको अपन क्या कहेंगे, आईआरवी, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2500 से लेकर के 3000 ml। फिर हुआ ईआरबी, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एडिशनली एक्सेल कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, ईआरबी। और जो ईआरबी है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 से 1100। क्या फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद लंग्स में एयर का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, नहीं। ये वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा है, यानी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर अभी मौजूद है, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है उसी को क्या कहा जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए कुछ एक और तरीके से समझते हैं। देखिए अपने को जो बच्चे सबसे ज्यादा वैल्यूज याद करने में दिक्कत करता है वो है ईआरबी और आरबी। ईआरबी की वैल्यू कितनी है, 1000 से 1100। आरबी कितना है, 1100 से 1200। ऑब्वियस सी बात है टीवी की वैल्यू याद हो जाती है। ये वैल्यू बहुत ही अलग सी है, 2500 से 3000 है। यहां पे अपने को कंफ्यूजन आता है कि भाई ईआरबी की वैल्यू कितनी है और आरबी की वैल्यू कितनी है। तो इसको अपन कुछ ऐसे समझते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, जब तक हम जिंदा हैं क्या हमारे लंग से रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि जब हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद हमने पहली बार सांस ली तो जो एयर हमारे अंदर सबसे पहले जाकर के पहुंची वो कौन था, रेजिडुअल वॉल्यूम। और उसके बाद जब तक हम जिंदा हैं क्या रेजिडुअल वॉल्यूम कभी हमारे लंग से बाहर जाएगा, नहीं ना। यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम को हम मान सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमारे पेरेंट्स की जगह है, हमारे दिमाग में हमारे पेरेंट्स की जो जगह है वो काइंड ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम है। जब तक हम जीवित हैं क्या रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे अंदर से बाहर जाएगा, जब तक हम जीवित हैं क्या हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग से बाहर जाएंगे। तो यानी कि पेरेंट्स या अपने जीवन में आप जिन लोगों को बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो लोग आपकी लाइफ में कौन है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अपने पेरेंट्स से कहा जा सकता था ना, या कहा जा सकता है कि यू आर माई रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक। और फिर उसके बाद मम्मी या पापा को समझाना कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, भाई जब तक मैं जिंदा हूं मेरे लंग्स के अंदर रहेगा, और उसी तरीके से आप मेरे जीवन में हमेशा रहेंगे। तो ये क्या हुआ, रेजिडुअल वॉल्यूम। और अब बताओ क्या बेटा, इससे पहले कि मैं उठा के तो बाहर भेज दूं इसलिए सुधर जाओ। तुम अभी या तो तुम ये सोच रहे होगे कि अभी साहब अन अकेडमी है, नया है, आराम से अपन मजे करेंगे। अन अकेडमी नया है, मैं नया नहीं हूं, इसलिए फालतू की खुरापाते नहीं। अपन पढ़ रहे हैं, मतलब की बात कर रहे हैं, मतलब की बात करते रहो, ज्यादा बेहतर है। ध्यान देंगे रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था। तो हमने कहा कि हमारी लाइफ में जो हमारे पेरेंट्स की जगह है उसको हमने क्या कहा, रेजिडुअल वॉल्यूम। और क्या हमारे पेरेंट्स से बड़ा या पेरेंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में और कुछ हो सकता है, नहीं। तो क्या रेजिडुअल वॉल्यूम से ईआरबी ज्यादा हो सकता है, नहीं ना। रेजिडुअल वॉल्यूम से ईआरबी ज्यादा नहीं हो सकता। अब ईआरबी को समझो। ईआरबी क्या है, इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि ये नॉर्मली आप अपने लंग से बाहर नहीं निकालते, ठीक। पर जब जरूरत पड़े तो हम एक्सेल कर सकते हैं। यानी कि हमने कहा कि जो ईआरबी है वो हमारे कजिन्स हैं या हमारे ऐसे फ्रेंड जो कि स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 5 से हमारे साथ पढ़ रहे हैं।
नॉर्मली क्या हम इन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं? नहीं, नॉर्मली हम इन्हें कभी अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकालना चाहते, पर ज्यादा अति मचाने पे आ जाए तो फिर निकाल सकते हैं ना। तो वो कौन हुआ? ईआरबी है। ये कौन है? ईआरबी। ठीक। अब आता है टाइडल वॉल्यूम। इस साल आपके जितने दोस्त हैं, क्या ये दोस्त पिछले साल आपके थे? क्या ये दोस्त अगले साल आपके होंगे? तो ये कौन है? टाइडल वॉल्यूम। हर क्लास में आपके नए दोस्त बनते हैं, अगले साल दोस्त बदल जाते हैं, फिर से नए दोस्त बनते हैं, फिर से अगले साल दोस्त बदल जाते हैं। वो कौन है? टाइडल वॉल्यूम, जो कि रेगुलरली लाइफ में चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, उसको अपन ने क्या कहा? टाइडल वॉल्यूम। और सबसे लास्ट में कौन आया? आईआरबी। आईआरबी क्या हुआ कि ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है। आज भले ही हो सकता है कि तुम्हारे 4 फ्रेंड यहां कोटा में हो, पर आज तुम शाम को डिक्लेयर कर दो कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने घर पे जो है ट्रीट देना चाहता हूं, तो तुम्हारे पास 4 की बजाय तुम्हारे 40 दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? जो हो जाएंगे उसी को क्या बोलते हैं? आईआरबी कहते हैं। तो अपन ने कहा पेरेंट्स की जगह कौन सी? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या ये हमारे जिंदा रहते बाहर जाएगा? नहीं। हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड या हमारे कजिन्स, वो हमारे कौन है? ईआरबी। ठीक। क्या नॉर्मली बाहर जाते हैं? अगर ज्यादा अति मचाए तो भगा सकते हैं। हर साल दोस्त बदलते हैं, वो कौन? टाइडल वॉल्यूम। और बर्थडे पे या भंडारे पे इकट्ठे होने वाले लोग कौन? आईआरबी। वो कौन हुआ? आईआरबी है। तो अपन ने कहा 4 अलग अलग वॉल्यूम हो गए। अब देखिए, जब बेटा आप 2 या उससे ज्यादा वॉल्यूम्स को आपस में कंबाइन करते हैं, तो वॉल्यूम्स को कंबाइन करने पर आपको यहां मिलती है कैपेसिटी। क्या मिलने वाली है? कैपेसिटी मिलेगी। कौन कौन सी कैपेसिटी होती है इसको समझने के लिए देखिए, आप गए स्पाइरोमेट्री कराने, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आपसे कहा गया नॉर्मली इनहेल करो, अब बोला नॉर्मली एक्सेल, फिर बोला नॉर्मली इनहेल करो, फिर बोला नॉर्मली एक्सहेल करो, और फिर बोला कि आप फोर्सफुली इनहेल करो। तो ये ग्राफ यहां पहुंचेगा कि नहीं? बोलो हाँ, पहुंचेगा ना। अब आपको बोला कि नॉर्मली एक्सहेल करो, फिर तुमको बोला कि नॉर्मली इनहेल करो, फिर बोला कि फोर्सिबली एक्सहेल करें, फिर आपको बोला नॉर्मली इनहेल करो, फिर बोला नॉर्मली एक्सहेल करो। ग्राफ यहां तक कैसे कैसे चला अपने को समझ में आया? अब बोला फोर्सफुली इनहेल करो, और अब बोला कि फोर्सफुली एक्सहेल करो, तो यहां जाएंगे। फिर बोला नॉर्मली इनहेल करें, फिर बोला नॉर्मली एक्सहेल, और इस तरीके से आपका ये ग्राफ चलेगा आगे। तो ये ग्राफ इतना अपने को समझ में आया। मैंने कहा कि जब हम 2 या उससे ज्यादा वॉल्यूम्स को आपस में कंबाइन करते हैं, तो बनता है क्या? कैपेसिटी। सबसे पहली जो कैपेसिटी बनी वो यहां से यहां तक है। पहला ये बना। दूसरा देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये बना। तीसरा आप देखें बेटा, यहां से लेकर के यहां तक ये बना एक। अभी अपने को 3 तो ये दिख रहे हैं, पहले इन 3 के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो है, इसको कहा जाता है आईसी, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो पहला इसमें से हुआ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को देखो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। तो मैं कहूंगा कि नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद, ध्यान देंगे मैंने क्या कहा, कि नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर से देखिएगा, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में जितना, सॉरी, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या कहा जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। यानी कि अगर आपको
आईसी की वैल्यू निकालनी हो तो आईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बेटा आई से इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर बी प्लस टीबी। क्या मुझे आईसी की वैल्यू याद करने की जरूरत है? नहीं, बस मुझे फॉर्मूला पता हो कि आईसी क्या होता है, आई आर बी प्लस टीबी होता है। ऐसे अब देखिए, यहां अगला आता है जिसे कहा जाता है ईसी। ईसी यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो सेकेंड इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने कहा कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है, या ईसी का मतलब है कि ये होता है ईआरबी प्लस आरबी, ईआरबी प्लस टीबी। तो ये क्या हो जाएगा? ईआरबी प्लस टीबी। यानी कि आप देखिएगा, हमने इसे डिफाइन किया कि भाई नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर गया उसको हमने क्या कहा? आईसी कहा, सॉरी क्या कहा? ईसी। तो इसको नाम क्या दिया? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि ईआरबी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दोनों में अंतर क्या है कि ईआरबी होता है नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेशन, जबकि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेशन। तो इसे क्या कहा जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। और बताओ जरा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईआरबी प्लस टीबी। इसके बाद फिर जरा देखिए, अगला यहां जो ये आया इसको बेटा हम बोलते हैं बीसी। क्या कहा जाता है? बीसी। बीसी का मतलब है यहां वाइटल कैपेसिटी। तो बीसी स्टैंड्स फॉर वाइटल कैपेसिटी। अब देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या है? तो आपने कहा कि वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा कि जब आपने क्या किया? फोर्सफुल इनहेलेशन किया। क्या किया बेटा? फोर्सफुल इनहेलेशन। इसके बाद फोर्सफुल एक्सेलेशन किया, या फिर आपने फोर्सफुल एक्सेलेशन किया और उसके बाद आपने फोर्सफुल इनहेलेशन किया। तो ध्यान से सुनिएगा, फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद यानी कि जोर से सांस लेने के बाद जब जोर से सांस बाहर निकाली तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर गया उसको क्या कहा? वाइटल कैपेसिटी। या जोर से सांस छोड़ने के बाद जोर से सांस लेने पर जितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आया उसको क्या कहा? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल वर्ड का यहां मतलब है लाइफ। वाइटल मतलब लाइफ। तो अपन ने यहां पे कहा कि हम अपने जिंदा रहते जितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं वो वाइटल कैपेसिटी है। जब तक हम जीवित हैं या जब हम जीवित हैं तो मैक्सिमली जितना इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं वो क्या है? हमारा वाइटल कैपेसिटी है। तो हमने कहा कि वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बच्चे ये होगा आईआरबी प्लस टीबी प्लस ईआरबी। इसको मिला के क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी। अब इसके बाद देखिए, जब आप नॉर्मली एक्सहेल करते हैं तो नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद आपके लंग्स में इतना वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है। ध्यान दो, नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद आपके लंग्स में इतना वॉल्यूम ऑफ एयर रह गया। जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है इट इज कॉल्ड एज एफ आर सी। क्या बोलते हैं इसे? एफ आर सी। और ये जो एफ आर सी है इसका पूरा नाम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसे कहा जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या कहा इसके बारे में आपने? तो आपने कहा कि एफआरसी है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। तो उसको कहा जाता है एफआरसी। और ये जो एफआरसी है इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा बेटा कि एफआरसी इक्वल टू हो जाएगा ईआरबी प्लस आरबी। तो ईआरबी और आरबी को मिलाकर के क्या बनेगा? एफआरसी। फिर आपने कहा एफआरसी के बाद अगला यहां पर आ जाता है जिसको अपन नाम देते हैं कि अगर हम यहां से लेके यहां तक सब कुछ अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा? टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि टीएलसी। समझिएगा,
जब आपने फोर्सफुल इनहेलेशन किया तो एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इनहेलेशन आपके लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, लंग्स इससे ज्यादा एयर होल्ड नहीं कर सकते। तो ये एयर का टोटल कैपेसिटी है जो कि आपके लंग्स के अंदर भरी जा सकती है। तो हमने इसे क्या नाम दिया है? टीएलसी। एंड द टीएलसी स्टैंड्स फॉर टोटल लंग कैपेसिटी। तो टीएलसी का मतलब क्या हुआ? टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है, इसके बारे में आपने कहा कि एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इनहेलेशन लंग्स में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। और ये जो टीएलसी है ये हो जाता है बेटा आपका आईआरबी प्लस टीवी प्लस ईआरबी प्लस आरबी। तो ये आपका आईआरबी, टीवी, ईआरबी और आरबी सबके टोटल को मिलाकर के आपने क्या कहा? टोटल लंग कैपेसिटी या टीएलसी आपने नाम दिया। ये जो आपने कैपेसिटीज पढ़ी, एक बार इनको जरा देखते हैं, ठीक? तो एक बार अपन वापस से रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि यहां पर वॉल्यूम मान लेते हैं 0 है, तो ये पूरा जो है यहां पे अपन ने माना वॉल्यूम 0 है। यहां से लेकर के मैक्सिमम जहां तक लंग्स के अंदर एयर भरी जा सकती है, इसको बोलो क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? टीएलसी क्या है? कैसे डिफाइन किया? तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फिल्ड इन लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन की एक्सपिरेशन। अपन ने क्या कहा? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फिल्ड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टीएलसी कहा जाता है। अब इसके बाद अगला बताएंगे, ये जो वैल्यू आने वाली है, यानी कि आपने कहा कि नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद आपके लंग्स में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या कहा जाता है? एफआरसी। क्या बोलते हैं इसे? एफआरसी कहते हैं। यानी कि ये क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एफआरसी के बाद देखिए, फिर आपने कहा कि अगर मैं यहां से यहां तक अगर बात करूं, ये वाली वैल्यू, यानी कि क्या करें? नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? आईसी। क्या कहेंगे? आईसी। यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। फिर आप देखिए, आपने कहा कि जब अगर आप नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल होता है उसको नाम क्या देते हैं? ईसी, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो अब इन दोनों में से जिस किसी तरीके से आपको समझ आए, चाहे सर्किल के फॉर्म में समझ में आए या लाइन के फॉर्म में समझ में आए, उससे पहले एक बार एनसीईआरटी से कैपेसिटीज पढ़ेंगे। पढ़ो जरा एक बार। वॉल्यूम अपन ने पढ़े थे, एक बार कैपेसिटी भी पढ़ो जरा। पढ़ा? देखिए अब जरा एक बात ध्यान दो बेटा, कई बार क्या होता है कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से किसकी वैल्यू क्या होगी। तो समझिएगा, हम जैसे शुरू करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है आईआरबी प्लस टीबी। यानी कि अपन ने कहा ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना। अगर मैं इसके लिए वैल्यू लिख दूं
कि ये टीएलसी माइनस एफआरसी होता है, तो ये सही है या गलत? ये टीएलसी माइनस एफआरसी है, सही है ना? अगर मैं इसके लिए लिख देता हूं कि ये वीसी माइनस ईआरबी है, तो सही कि गलत? अब भी सही है ना? और ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो एनसीईआरटी की डेफिनेशन से आराम से निकल रही हैं। भाई एनसीईआरटी ने जो हमें समझाया उससे हमें इतनी बार डराइव करके समझ आ रही है ना। ऐसे ही आप देखो, अगर मैं कहूं कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को आपने क्या कहा कि ये क्या होती है, तो अपन ने कहा कि ये टीबी और ईआरबी दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं कहता हूं कि ये वाइटल कैपेसिटी माइनस आईआरबी है, सही है ना? अगर मैं कह दूं कि ये टीएलसी माइनस आईआरबी प्लस आरबी है, अब भी सही है? गलत अभी भी नहीं है। फिर आप देखिए ऐसे वाइटल कैपेसिटी आपने कहा कि ये क्या है, आईआरबी प्लस टीबी प्लस ईआरबी। अगर मैं कहूं कि ये आईसी प्लस ईआरबी है, तो सही कि गलत? अगर मैं कहता हूं कि ये आईआरबी प्लस ईसी है, तो भी सही है। अगर मैं कहता हूं कि ये टीएलसी माइनस आरबी है, तब भी ये सही है। यानी कि अभी आप देखो केवल ऊपर के तीन के लिए हमने फॉर्मूले बनाए और तीन के लिए दुनिया भर के फॉर्मूले बन गए। अभी अगर इनके लिए बनाए तो अपन ऐसे ही और बना सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर क्या है कि मैं डेफिनेशन और फॉर्मूले याद करूं या मैं सीधे सीधे ग्राफ याद कर लूं। ग्राफ में लाइन कितनी बनानी? 5। सबसे पहले किसकी लाइन बनाना? नॉर्मल एक्सेलेशन, फिर नॉर्मल इनहेलेशन, फिर फोर्सफुल इनहेलेशन, फिर नीचे फोर्सफुल एक्सेलेशन और फिर वॉल्यूम जीरो वाली लाइन। तो 5 लाइनें बनाई। अब इसके बाद मुझे यहां पे सबसे पीछे सेकेंड लास्ट बेंच पे, बेटा तुम एक बार खड़ी हो, खड़ी हो? हाँ। अब आप मुझे एकदम सोच समझ के बताएंगे कि यहां पे हमने जितनी ये कैपेसिटी और वॉल्यूम लिखे हैं, इनमें से कितने हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पाइरोमीटर, जिनको स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर सकता है? अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूं कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है, क्योंकि आप उसे एक्सेल नहीं कर सकते, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पाइरोमीटर। तो अब आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सी कैपेसिटी है जिनके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। एफआरसी और टीएलसी। तो अपन ने कहा कि एफआरसी, टीएलसी और आरबी, ये तीन वैल्यू हैं जिनको कौन मेजर नहीं कर सकता? स्पाइरोमीटर। तो ध्यान रखना बेटा, आरबी मेजर नहीं किया जा सकता है, एफआरसी मेजर नहीं किया जा सकता है और टीएलसी मेजर नहीं किया जा सकता है। ये तीन चीजें हैं जिन्हें स्पाइरोमीटर मेजर नहीं करता है। यहां आरबी को मेजर करने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हीलियम डाइल्यूशन टेस्ट कहा जाता है। पर ये टेस्ट अपने सिलेबस से बाहर है तो अपन बात नहीं करेंगे। एक बार फटाफट ये ग्राफ बनाओ, फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है बेटा, वो आपके कहाँ है? मोस्टली ट्रेकिया में, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकी में। और जब अगर हम बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो ये गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है एंड इट इज प्रेजेंट मेनली इन द रीजन ऑफ एल्वियोलाई।
विच वन, इधर रेजिडुअल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम ना। तो बच्चे देखिए जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कहाँ है, आपके एल्यूलाई पे प्रेजेंट है। तो वट एवर द वॉल्यूम इज, हर बार क्या हो रहा है कि कुछ एयर इसके अंदर आकर के फ्रेश एयर मिक्स होती है, और जो फाउल एयर है उसमें से कुछ बाहर गई, बट अ सर्टेन अमाउंट इज देयर। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अपन ने कहा कि जैसे इस ग्लास में मान लेते हैं कि 200 ml पानी है और ग्लास की टोटल कैपेसिटी 300 ml है। हमने क्या किया, इसमें से 200 ml पानी पी लिया, फिर इसमें 100 ml डाला, तो अब वापस से ग्लास पूरा भर गया 300 ना। फिर इसमें से क्या किया, 100 ml निकाल दिया, फिर अपन ने 100 ml डाला, फिर 100 ml निकाल दिया। तो हम जो बार बार ऐड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। पर ग्लास में ऑलरेडी जो भरा हुआ है वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। हर बार जब मैं बाहर से फ्रेश वाटर इसके अंदर डालूंगा तो वो इसकी लेवल ऑफ प्योरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। पर साथ में गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है, तो क्या होगा कि अब इसका जो लेवल ऑफ प्योरिटी है वो नीचे भी जाएगी, फिर से फ्रेश एयर आएगी, लेवल ऑफ प्योरिटी फिर से बढ़ी, फिर से नीचे गई। तो क्या इस ग्लास में भरा पानी या एयर गैसियस एक्सचेंज में काम आ रहा है? यस, काम आ रहा है। क्या ये लंग से बाहर जा रहा है? नहीं। वहीं पर जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस था वो मेनली कहां था, कंडक्शन पार्ट में, तो वो तो गैसियस एक्सचेंज में काम आता ही नहीं है। और दूसरा आप ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों की वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर है। वो कितना 150 था, ये करीब 1200 ml है। हाँ बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हुआ, देखो इसको आप ऐसे समझें कि हमारे लंग्स जब तक हमने पहली बार ब्रीथ नहीं किया था तब तक एकदम सॉलिड थे, स्पंजी नहीं थे। जैसे ही हमने पहली बार ब्रीथ किया, हमारे लंग्स खुले, यानी कि स्पंजी हुए। उसके बाद एल्व्यूलाई के अंदर स्पेस बन गई, एयर पॉकेट बन गई। ये जो एयर पॉकेट है ये कभी क्लोज नहीं होंगी, और हमारे लंग्स थोरेसिक चैम्बर के साथ, इसकी वॉल के साथ जुड़े हुए हैं। जब वॉल के साथ जुड़े हैं, यानी कि लंग्स क्या है, खुले हुए हैं, और इनके बीच में एयर कैविटीज मौजूद है। तो हवा हमेशा वहां भरी रहेगी, वैक्यूम क्रिएट तो होगा नहीं। तो क्या होगा कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसके साथ हर बार बाहर से फ्रेश एयर जो जा रही है वो मिक्स होती है, उसके अंदर जो फाउल एयर भरी है वो यहां से कुछ बाहर आती है, बट द वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम रिमेन सेम, वो कभी चेंज नहीं होता। उसके अंदर क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम जितना है वो उतना ही बना रहेगा। बताएंगे नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद आपके लंग्स के अंदर क्या बचता है, रेजिडुअल वॉल्यूम या एफआरसी? और फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद आरवी, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का आपके लंग्स में होना आपके लिए बेहतर है या नुकसानदायक? नुकसानदायक है। एक्चुअली रेजिडुअल वॉल्यूम के होने की वजह से कुछ फाउल एयर हमेशा आपके लंग्स में मौजूद है। समझिएगा, कुछ ऐसी एयर जिसको गैसियस एक्सचेंज में पहले काम ले लिया गया, वो एयर ऑलरेडी आपके लंग्स में मौजूद है। ये एयर, जो फ्रेश एयर आपके लंग्स में आ रही है, उस फ्रेश एयर की लेवल ऑफ प्योरिटी को क्या करेगा, कम कर देगा ना। कम करेगा, इसी वजह से तो हुआ कि एटमॉस्फेरिक एयर में जो PO2 159 था वो आपके एल्वियोलाई पे जाके 104 रह गया। एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 कितना था, 159, एल्वियोलाई में जाके कितना रह गया, 104। कम किसकी वजह से हुआ, इसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से कम हुआ। तो हाई रेजिडुअल वॉल्यूम वाला जो ये सिस्टम है,
ये सिस्टम आपके लिए क्या है, उतना ज्यादा इफिशिएंट नहीं है, पर हमारा इससे काम चल जाता है। अब आप कहेंगे कि होता क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि हमारे लंग्स केवल एक ही तरफ ओपन है। तो आप चाहें या ना चाहें, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लंग एयर हमेशा हमारे लंग्स में बना रहेगा। वहीं अगर लंग्स की ओपनिंग दो तरफ होती, तो आप इधर से एयर भेजते और दूसरी तरफ से पूरी एयर बाहर चली जाती। पर सिंगल ओपनिंग होने की वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स के अंदर मौजूद रहेगा। आरवी को कैसे निकालेंगे? लंग्स निकलने नहीं देंगे ना। देखो, हमारे जो लंग्स हैं बेटा, ये थोरेसिक कैविटी की वॉल से चिपके हैं। यहां बोन है। अगर यहां बोन है तो क्या हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जीरो कर सकते हैं? हाँ कि ना? नहीं। तो क्या लंग्स का वॉल्यूम जीरो हो सकता है? नहीं। हमारे पास क्या कोई वैक्यूम पंप है? नहीं। तो क्या हम लंग्स से एयर निकाल पाएंगे? नहीं। हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगा। उसके लिए आपको लंग्स को बाहर निकाल के काइंड ऑफ स्क्वीज करना पड़ेगा पूरा। जब स्क्वीज करेंगे तब रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर जाएगा। आफ्टर डेथ क्या हुआ कि जैसे यहां पे नेगेटिव प्रेशर जैसे ही खत्म हुआ, ठीक, तो नेगेटिव प्रेशर खत्म होते ही लंग्स अपने आप थोरेक्स की वॉल से सेपरेट, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। क्या हो सकता है बेटा? हाँ, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा तो एल्वियोलाई की वॉल चिपक जाएगी ना सबके सब। आगे बढ़े। कितने बच्चों का रह गया अभी? ये जो ग्राफ है इसको घर पे पहुंच के वापस से एक बार ग्राफ रखेंगे सामने, एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे, चीजें मिलाते जाएंगे, जिससे अपने को ये समझ में आ जाए बेहतर। हालांकि इस साल वॉल्यूम और कैपेसिटी से क्वेश्चन आ चुका है, तो अगले साल यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि वॉल्यूम और कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आपके जितने माइनर मेजर टेस्ट होंगे उनके अंदर भर भर के क्वेश्चन आएंगे यहां से, तो इसलिए अपने को इसे याद करना जरूरी है। अब आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए बेटा, अगला जो टॉपिक आता है यह आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे लगा देना स्टार मार्क। ये है जहां से इस साल क्वेश्चन आएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे अपन लगा के रखेंगे स्टार मार्क कि यहां से क्वेश्चन आना चाहिए इस बार। देखते हैं अब जरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है। पढ़िए एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी सबसे पहली लाइन में लिखती है कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले क्या लिखा? एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई को कहा कि ये सब प्राइमरी साइट है। और प्राइमरी साइट किसके लिए है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्राइमरी साइट हो गया एल्वियोलाई। जो प्राइमरी साइट कहा गया है इस बात को समझेंगे तो प्राइमरी वर्ड को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। पहला,
हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर 5 स्टेप थे। पहले स्टेप के अंदर ब्रीदिंग, जो अभी तक हम बात कर चुके। दूसरा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। थर्ड वाज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ वाज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एंड 5 वाज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ वो कितने पे हुआ? 2। कौन कौन से पे हुआ? तो पहला स्टेप नंबर 2, यानी कि जहां आपने कहा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। दूसरा कहा हुआ बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि साइट ऑफ एक्सचेंज कितने थे? 2। पहला एल्वियोलाई और ब्लड, दूसरा ब्लड और टिश्यू। पहले कहा हुआ एल्वियोलाई पर, इसलिए आपने एल्वियोलाई को क्या कहा? प्राइमरी। पहला कारण समझ में आया प्राइमरी क्यों कहा गया? दूसरा समझिए, हमारा जितनी भी लंग्स की पूरी एक्सचेंज पार्ट था, एक्सचेंज पार्ट का ज्यादातर हिस्सा कौन बनाता है? एल्वियोलाई। हमने एक्सचेंज पार्ट के अंदर एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई का नाम लिया था, यानी कि ज्यादातर पार्ट कौन बना रहा है? एल्वियोलाई। तो इसलिए भी एल्वियोलाई को क्या कहा गया है? प्राइमरी साइट। तो एल्वियोलाई को आपने गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या बोला है? प्राइमरी साइट आपने कहा है। फिर अगली बात एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर जो साइट ऑफ एक्सचेंज है, ये साइट ऑफ एक्सचेंज कितने हैं बेटा? 2। कितनी जगह एक्सचेंज हो रहा है? 2 जगह पर। पहला कहा कि ये एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। किस किस के बीच बेटा? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। तो कहा कि पहला जो ये एक्सचेंज है ये होता है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। दूसरा जो एक्सचेंज होता है ये हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये कहां पर? ब्लड और टिश्यू के बीच। तो अपन ने कहा कि बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब यहां हमें जानना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। तो एक्सचेंज को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में अपने को समझना है। और उन सारे फैक्टर्स को अगर समझना है तो एकदम आसान तरीके से देखो, एक फॉर्मूला होता है। हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितना भी बेटा गैसियस एक्सचेंज है ना, ये सारा गैसियस एक्सचेंज जो है ये होता है सिंपल डिफ्यूजन से। ध्यान रखेंगे, जितना भी गैसियस एक्सचेंज है ये सारा गैसियस एक्सचेंज होता किसके थ्रू है? तो आपने कहा गैसियस एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन से। किसके थ्रू हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन। जब अगर ये सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है तो यहां से आपको कुछ बात समझने की जरूरत है। पहला, प्रोसेस एक्टिव है या पैसिव? पैसिव, यानी कि क्या गैसेस के ट्रांस डिफ्यूजन में कोई भी एटीपी खर्च होता है? नहीं। क्या कोई एनर्जी खर्च होगी? नो। अगला, यहां जो ये ट्रांसपोर्ट होगा ये ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा? डाउनहिल। ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि गैसेस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाएंगे। जो फैक्टर्स इस गैसियस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं या डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, तो उन्हें अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर आ जाता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। पहला फैक्टर क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। इसको जरा हम समझते हैं। ध्यान रखेंगे, पार्शियल प्रेशर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है वो है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर क्या है उस बात को एक बार ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर exerted by individual gas in a mixture of gases is called partial pressure. मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर लगाती है उस प्रेशर को क्या कहा जाता है? पार्शियल प्रेशर। लेट्स से मेरे पास, मैं मान लेता हूं कि एक कंटेनर है और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वो मैं मान लेता हूं कि 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। कितना लग रहा है बेटा? 100। यहां पे इसमें 3 गैसेस हैं। गैस ए है जो कि इसके अंदर 20% है, गैस बी है
जो यहां 30% है और गैस सी इसमें 50% है, तो अब मुझे बताओ गैस ए का प्रेशर कितना होगा? गैस ए का प्रेशर कितना है? 20। बी का प्रेशर कितना है? 30। सी का प्रेशर कितना हुआ? 50। इसी चीज को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल जो है वर्ड बेटा पार्ट वर्ड से आया ना, यानी कि इस प्रेशर का कितना पार्ट ए ने बनाया, कितना पार्ट बी बनाता है और कितना पार्ट सी बना रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। यानी कि अगर आप यहां निकालें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ये कितना आया? 20। आपने निकाला पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो ये कितना आया? 30। आपने निकाला पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो ये कितना आ गया? 50। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर क्या है वो समझ में आया हमें। नाउ अब मेरे पास एक और कंटेनर है। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर की वॉल पे भी जो प्रेशर है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही है, यानी कि दोनों कंटेनर में जो प्रेशर है वो बराबर है। पर यहां ए जो है ये मैं मान लेता हूं 50% है, बी को मैंने माना कि ये मैं मान लेता हूं कि 20% है, और सी जो है ये हम मान लेते हैं कि 30% है। इसके अंदर जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग है। ए का पार्शियल प्रेशर यहां 50 होगा, यहां 20 होगा, यहां सी का कितना हो जाएगा? 30। अगर इन दोनों कंटेनर को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या यहां पे गैसेस का डिफ्यूजन होगा? होगा या नहीं? अगर हमें मान लो ये ना पता हो कि दोनों के अंदर इन तीनों गैसेस की परसेंटेज अलग अलग है, तो उस केस में अगर हम केवल बाहर प्रेशर देखें तो प्रेशर देख के हमें लगेगा कि यहां गैसियस डिफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह प्रेशर तो बराबर है। पर जब हमें परसेंटेज पता चलती है तो परसेंटेज जान करके हमें पता चलता है कि भाई ए यहां इस कंटेनर के अंदर ज्यादा है। अगर ए ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ए यहां से इधर जाएगा, जाएगा ना। बी यहां ज्यादा है, यहां कम है, इसका मतलब है कि बी को इस वाले कंटेनर से यहां आना चाहिए। सी इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो सी को यहां से इधर की तरफ आ जाना चाहिए। यहां पर जो गैसेस आई या गई वो किसके बेसिस पर? ग्रेडियंट के बेसिस पर ना। किसके बेसिस पर गई? ग्रेडियंट। जैसे आप देखो यहां पर इस कहानी में डेल्टा पी ए कितना था? डेल्टा का मतलब ग्रेडियंट होता है ना। तो डेल्टा पी ए कितना है आपका? 50 - 20 = 30। डेल्टा पी बी कितना है? बी के लिए कितना है? 10। और वहीं पर डेल्टा पी सी कितना है? तो ये कितना हो गया? 20। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका रहा होगा? ए का। सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका रहा? बी का। यानी कि गैसेस हमेशा अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो हमने कहा कि गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। गैसेस हाई से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाते हैं। और यहां पे एक बात ध्यान दें, क्या पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट था? नहीं। इंपॉर्टेंट क्या था? ग्रेडियंट कितना है, अंतर कितना है, वो अंतर इंपॉर्टेंट था। कहानी ऐसे याद रखना, या ऐसे आप समझें, अमीर या गरीब होने के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि सामने वाले के पास कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैं मान लेता हूं कि एक फोन है, स्मार्टफोन है, लगभग अपन मान लेते हैं कोई 20-25 हजार का एक स्मार्टफोन है। अब क्या है कि भाई तुम्हारे बगल में जो तुम्हारा फ्रेंड बैठा है उसके पास मान लेते हैं कीपैड वाला फोन है, तो तुम्हारा फोन उसके फोन से ज्यादा बेहतर है। आप अपने आप को धनवान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो डेल्टा पी है वो आपके फेवर में है।
तभी आपको पता चलता है कि आपके ही बगल में बेंच पे बैठे हुए बालक के पास आईफोन 14 प्रो है। आप अचानक से अपने आप को गरीब महसूस करना शुरू कर देते हैं। पहले थोड़े टाइम पहले जो तुम अपने आप को रिच फील कर रहे थे, अब तुम गरीब फील करने लगते हो ना, और अपना फोन उठा के चुपचाप आप अपनी जेब में रख लेते हैं। आपको लगता है हम तो गरीब आदमी हैं। तो यानी कि रिच या पुअर, ये डिफरेंस डिपेंड किस पे करता है? आपके फोन पे नहीं, पड़ोसी का फोन कौन सा है उस पे डिपेंड करता है। ऐसे ही यहां पे डिपेंड इस बात पे नहीं किया था कि ए यहां 50% है ना, डिपेंड इस बात पर किया था कि पड़ोसी के पास कितना है। पड़ोसी के पास कम था तो ये धनवान बन गया, इसने इसको जो कुछ दान दे दिया। वहीं पर अगर देखिए, भले ही इसके पास 50 होता और पड़ोसी के पास पर अगर 60 होता, तो फ्लो यहां से इधर की तरफ ही होना था। तुम्हारे पास कितना ही बना रहे, यहां आसपास वालों में हो सकता है तुम सबसे अमीर हो, पर उसके बावजूद क्योंकि पड़ोसी के पास तुमसे ज्यादा है, तो फ्लो यहां से इधर की तरफ ही होगा। तो पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट है या ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है? ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है ना। अब अगली बात देखो, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होती है? तो ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है वो लगभग 20.9% है ना। कितनी है? 20.9। क्या मैं इससे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं? हाँ या नहीं? अरे जब यहां 50% होने पे तुम इसका 50% निकाल सकते हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 20.9 नहीं निकाल पाओगे? कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 760 बटे 100, कितना आ गया? 1% आ गया ये, इंटू 20.9। कर लेंगे कि नहीं? समझ में आया? अगर करते हैं तो ये वैल्यू लगभग लगभग जो आपकी आएगी 159 के आसपास आती है। कितनी आती है? 159। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PO2 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? PO2। तो एटमॉस्फेयर में PO2 कितना हुआ? 159। ऐसे ही हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। कितनी होती है बेटा? 0.03% है। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि PCO2 कितना होगा, तो ये PCO2 कैसे निकालूंगा? तो वापस से भाई 760 बटे 100 इंटू क्या कर दो? 0.03। तो यहां बेटा PO2 जो आया था आपका 159, यहीं पर PCO2 आ जाता है 0.3। कितना आता है? 0.3। और ध्यान रखेंगे, पार्शियल प्रेशर को फिर आप परसेंटेज में नहीं लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर को क्या लिखा जाएगा? तो यहां आप कहेंगे कि यह है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और यह है 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ? 159। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हुआ? 0.3। पहले एक बार यहां तक लिखो, फिर हम बात करते हैं कि ग्रेडियंट के हिसाब से गैसेस कैसे आती जाती है। और ये जो इधर है ये सारी फर्जी कहानी है, तो इसको आपको लिखना नहीं है। ये बस केवल ऐसे ही समझने भर के लिए था कि आपको बस समझ में आ जाए। कितना लिखा?
आगे बढ़े। देखिए अब बेटा गैसेज अपने हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर कैसे जाती हैं, इस बात को समझने के लिए यहां पर हमने बनाया एल्वियोलाई, इसके बाद फिर यहां हमने बनाया हार्ट। हम एक बार ऑलरेडी सर्कुलेशन की बात कर चुके हैं। फिर हमने कहा कि ये हमारे पास है टिश्यू। ये क्या है बच्चे? टिश्यू है। अब यहां पे हम जानते हैं कि इधर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे एओर्टा यहां जाएगा, सप्लाई करेगा। फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी रिटर्न टू राइट एट्रिया। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रीच टू लंग्स यानी कि एल्वियोलाई, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लौट करके कहां आएगा? लेफ्ट एट्रिया के पास। अब देखते हैं, आपने अभी कहा था कि जब हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में PO2 कितना था बेटा? 159। कितना था? 159। जबकि PCO2 कितना था? तो आपने कहा 0.3। एटमॉस्फेरिक एयर अंदर गई। एटमॉस्फेरिक एयर के एल्वियोलाई में पहुंचने को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और एल्वियोलर एयर के बाहर जाने को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन कहते हैं। जब ये एल्वियोलाई पर पहुंची तो आप ध्यान करें, कंडक्शन पार्ट ने इसको ह्यूमिडिफाई किया था, यानी कि इसमें वाटर कंटेंट को क्या किया? बढ़ाया। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था एबीसी वाला, एक कंटेनर में अगर उस कंटेनर में एक और गैस डी बढ़ा दी जाती और प्रेशर उतना ही रहता, तो इंडिविजुअल जो गैसेस ए बी और सी हैं उनका परसेंटेज कम होता कि बढ़ता? कम होता ना। तो हमने कहा कि एक तो ह्यूमिडिफाई किया यानी कि वाटर कंटेंट बढ़ा, तो पार्शियल प्रेशर चेंज होना है। दूसरा आपने कहा कि एफआरसी ऑलरेडी मौजूद था, वो जो एफआरसी मौजूद था वो भी क्या करेगा? कि पार्शियल प्रेशर्स को चेंज कराएगा। कैसे कराएगा अपन उसकी बारे में बात कर लेंगे अब कल, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे समझने में। तो आज रखते हैं यहां तक, और कल कोशिश करते हैं कि अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 तक कंप्लीट कर लें।